नमस्कार साथियों, मैं ए के मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। सीरीज चल रही है आपकी क्यूआईपी की, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश। मेरा सेगमेंट इंग्लिश का है और आपको बड़े इत्मीनान से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम बता के चलते हैं। तो एक तो थोड़ा कंसंट्रेशन बना के चलिए। नोट्स, क्लास नोट्स के साथ साथ अपनी जो कॉपी में आप ये लोग लिखते रहते हैं उसको कवर कीजिए। और प्लस जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आता है, देखो एक चीज ध्यान रखो, जो टॉपिक का क्वेश्चन आया ना उस टॉपिक को एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आर्टिकल से आया, तो आर्टिकल को एक बार रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा बच्चों के, आपको जो ना एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा और सारी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी बार बार। तो ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद छुट्टी कर दी, ये ऐसा नहीं होता है। तो एक कंसिस्टेंसी चाहिए हर चीज़ में। जैसे इस क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से। पहला क्वेश्चन है से एवरीबडी नोज। देखो ध्यान से क्या लिखा है, एवरीबडी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, वर्ब कौन सी आ गई, नोज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा आएगा। इसके बाद एक कंजंक्शन आया दैट, और उसके बाद लिखा भूटान, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर इज द मोस्ट पीसफुल। पीसफुल का कौन सी डिग्री लिखे हम, सुपरलेट डिग्री। सुपरलेट डिग्री कौन सी होगी, पीसफुल का मोस्ट पीसफुल। कंपैरेटिव क्या होगा, मोर पीसफुल। तो सुपरलेट डिग्री लिखा और साथ में लिखा ऑफ ऑल अदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ एडजेक्टिव को रिवाइज कर लीजिए। अपना कॉपी खोल लेना, वहाँ पे एडजेक्टिव के चैप्टर को रिवाइज करना। और वहाँ एक बात समझ में आपको आ जाएगी कि अदर, ये वर्ड चाहो तो नोट कर लीजिएगा। अदर, एनी अदर, एनी, ऑल अदर। ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना भाई, ये कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं होते हैं। आपके सेंटेंस में जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ ये वाले वर्ड्स यूज नहीं होते। तो आपने कौन सा लिखा, मोस्ट पीसफुल, तो ऑफ ऑल अदर लिख दिया आपने, तो यहाँ से अदर हटा दीजिए। ऑफ ऑल कंट्रीज, ऑफ ऑल दी कंट्रीज कर दो या ऑफ ऑल कंट्रीज कर दो, यानी कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब में अदर दूसरा हो जाता है। तो अदर हमेशा दो सेगमेंट बना देता है, एक ये और एक ये। तो इसका इस पूरे ग्रुप से कंपैरिजन होता है, तो दो में कंपैरिजन हो गया है, जिस वजह से डिग्री कौन सी आती है, कंपैरेटिव बन जाती है। तो ऑल अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर, ये कंपैरेटिव के फॉर्मेट होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑल कंट्रीज, अदर का यूज नहीं करना। तो एरर कौन से पार्ट में जाएगी, सी पार्ट में। उसके लिए क्या रिवाइज करें, एडजेक्टिव के चैप्टर को अपना रिवीजन में रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोरोज। ये तो भाई सिनोनिम्स हो गए। देखो मोरोज आदमी होता है जो बहुत ही दुखी आदमी है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दुख में है, टेंशन में, उसे बोलते हैं मोरोज। इसका पूछ रहा है सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम पूछ के चल रहा है। तो पहला वर्ड है फ्लैटरर। फ्लैटरर होगा चापलूस। तो बड़ा सिंपल वर्ड है, मीनिंग समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रेंडली का मतलब होता है ये मित्रता को शो करता है, फ्रेंडली मित्र को शो करेगा। सेवी समझदारी को शो करता है। सेवी क्या होता है, समझदार। एक ऐसा आदमी जो बहुत समझदार होता है, जो पैसे को सेव करके चलता है। सेव से आप याद कर ले सेवी को, जो पैसे को सेव करके चले वो सेवी है। और ग्लूमी होती है निराशा। तो आपको बताना भाई सिनोनिम। तो दुखी का वर्ड कौन सा मैच हो जाएगा, निराशा। तो ग्लूमी किसका सिनोनिम बन गया आपका, मोरोज का। क्लियर, ये सिंपल ध्यान रखें, इसका वर्ड कौन सा जाएगा, ग्लूमी। चलो आगे देखो, ग्रोटेस्क। वर्ड को समझो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला। ग्रोटेस्क का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसे तुम पहचान नहीं पाते हो, यानी कि विचित्र चीजों को ग्रोटेस्क बोलते हैं। जैसे महाकुंभ का पैटर्न चल रहा है आजकल, तो एक आईआईटी बाबा हैं, अब लोग लगे पड़े हैं उसके पीछे। भाई वो ठीक है, अपनी सबकी अपनी सोच होती है। ग्रोटेस्क मतलब लोग उसमें आ रहे हैं कि ये फर्जी है, ये सही है, ये गलत है, झूठा है, सही है, क्या चक्कर में पड़ना। तो ये बड़ी विचित्र सी रील बना रहे हैं लोग बाग, विचित्र सा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब उसकी इच्छा है भाई, वो नहीं कर रहा, जो वो लगा पड़ा है अपने साधु संत में लगा हुआ है। ठीक है, वो फर्जी साधु भी है, पर किसी को कुछ कहता नहीं रहना, पर फिर भी लोग साबित करने पे लगे हुए हैं। और ऐसे माइंडसेट को बोलते हैं ग्रोटेस्क। वो दिखाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये विचित्र, ये अजीब है। तो किसी से खुद को श्रेष्ठ दिखाना, दूसरों को हमेशा हल्के में समझना, ऐसा माइंडसेट ग्रोटेस्क थॉट होती है। ग्रोटेस्क थॉट मतलब अजीब सी थॉट है, लोगों को पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, उसे बोलते हैं ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मीन्स अजीब, विचित्र, जो समझ से परे हो। तो इसका क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। तो फ्री तो स्वतंत्र हो गया, तो कोई सेंस नहीं होगी। ओड भी अलग होता है। देखो ग्रोटेस्क का सिनोनिम ओड हो जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। क्योंकि ओड का मतलब होता है जिसकी मैचिंग नहीं हो रही, जिसके जैसे दूसरा नहीं है वो ओड हो जाता है, तो ओड भी नहीं बढ़ जाएगा पे। क्वीर का मतलब भी विचित्र होता है, ध्यान रखना। क्वीर का मतलब होता है विचित्र। यहाँ से एक इडियम बना है, क्वीर फिश। इडियम बनता है इंग्लिश के अंदर, क्वीर फिश। क्वीर फिश का मतलब होता है अजीब सा आदमी। तो ये वर्ड भी नहीं जाएगा। तो एक होता है अजीब, एक होता है प्लेन। प्लेन का मतलब जैसा है वैसा है, जो कह रहा है बस वही है।
ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ मैं सभी लोगों की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, तो वो प्लेन है, जैसा है वैसा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं सभी का सम्मान करता हूँ, बाहर जाके लड़ाई कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये अजीब है, बात कुछ कह रहा है पर है कुछ बंदा। तो एक ऐसी चीज जो जैसा है वैसा ही दिख रहा है उसे बोलते हैं प्लेन। तो इसका अपोजिट किया जाएगा प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। स्पष्ट। तो समझ जाओगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, टीदिंग प्रॉब्लम। टीदिंग प्रॉब्लम, टीथ दांत को बोलते हैं, और दांतों की समस्या होती है। अब देखो, मान लो आपके दांत खराब हैं, तो नेचुरल सी ये समझ लीजिए कि आप खा तो कुछ पाएंगे नहीं। अब खा नहीं पाएंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, बॉडी को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है भाई, प्रोटीन। प्रोटीन तो तब मिलेगा ना जब बॉडी के अंदर कुछ जाएगा, और दांत खराब है तो ये शुरुआती स्थिति होती है। तो कोई ऐसी समस्या जो सबसे पहली स्टेज पर ही प्रॉब्लम बन जाती है, फर्स्ट स्टेज पे प्रॉब्लम बन गई, कि लड़के ने सपना देखा कि मेरे को आईएएस बनना है, सोच लिया, और 10th क्लास पास नहीं हो पा रही। 10th में पहली बार भी फेल, दोबारा भी फेल, तीसरी बार भी फेल, चौथी बार भी फेल, 10 भी पास नहीं हो रही, सपना आईएएस का देख रखा है। तो ये होती है टीदिंग प्रॉब्लम, भाई शुरुआत में ही नाश हुआ पड़ा है। तो प्रॉब्लम्स, अच्छा ओरल प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि सेम मीनिंग वाला वर्ड कभी नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, यही जाएगा। किसी भी चीज की शुरुआत में जो समस्याएं आ जाती हैं, खाने में ही समस्या आ रही है, प्रोटीन प्रोटीन तो बाद की बात है, देखे जाएंगे बाद में, वो खाया ही नहीं जा रहा बंदे पे, वो क्या है, टीदिंग प्रॉब्लम। उसे क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। किसी काम की शुरुआत में जो समस्या आ जाती है उसे बोलेंगे टीदिंग प्रॉब्लम। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। ये पूछ रहा है, गलत वर्ड पूछ रहा है जिसका स्पेलिंग गलत है, इसमें से देखो एक बार ध्यान से। कंसीव की स्पेलिंग लिखिए CONCEI, ये बिल्कुल सही है। जहां भी सीव की सेंस आती है वहां CEI होता है, तो ये स्पेलिंग तो आपकी ठीक है। लेजियर, LEISURE, लेजियर, ये भी सही है। रीजन, REIGN, ये भी सही है। अभी बचा नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी, भांजी। भतीजी या भांजी को नीस बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग होता है NIECE। तो NEICE नहीं होता, NIEC होता है। ये स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन जाएगा ये वाला, नीस। भांजी, भतीजी, जो भी आप इसे कहते हैं। क्लियर। नरेशन को देखो एक बार ध्यान से। अब नरेशन में क्या है कि ट्रिक होती है, देखो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ग्रामर भी अपने पूरे पॉइंट ऑफ जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस होने के हिसाब से चलता है। आपकी जितनी वोकैब है वो रट लीजिए, बार 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 रिवाइज कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना आप रिवीजन में रखेंगे कंसेप्ट को उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी जैसे नरेशन होता है या एक्टिव पैसिव होते हैं, इनकी ट्रिक्स होती हैं, इसमें आप ज़्यादा उलझने की कोशिश मत करो। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि इसे बना दीजिए, तो बहुत स्टूडेंट जो है ना इसे अपने हिसाब से बना देंगे। लेकिन अपने हिसाब से नहीं बनाना, हमें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। एग्जामिनर ने क्या किया, हमें तो लगता है कि ही सैड, सैड का टोल्ड कर देते हैं, या सैड का सैड कर देते हैं। अब उसने एक जगह टोल्ड कर दिया, एक जगह टू लिख दिया, एक जगह बैग्ड लिख दिया, एक जगह बैग्ड लिख दिया। तो ये तो देखना पड़ेगा ना एग्जामिनर ने क्या किया, पॉइंट ऑफ व्यू किसका चलेगा, एग्जामिनर का। तो सबसे पहले जब भी नरेशन चेक करो, देखो ध्यान से, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको चेक करना है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा से बाहर की चीज क्या लिखी है, ही सेड। इन्वर्टेड कोमा से बाहर क्या लिखा हुआ, ही सेड। तो ही सेड का देखो क्या किया, एक जगह बैग्ड कर दिया, एक जगह ही बैग्ड कर दिया, एक जगह ही सेड टू कर दिया, एक जगह ही टोल्ड मी कर दिया। ठीक है। तो एक जगह टोल्ड कर रहा है, एक जगह बैग कर रहा है। अब क्या कर रहा है, प्लीज डोंट क्राई, भाई चिल्लाओ मत। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, इन्वर्टेड कोमास में रिक्वेस्ट कर रहा है कि चिल्लाओ मत। ठीक है। अब देखो ही सैड टू, टू लिखा है ना, तो टू के साथ आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे क्या लिख दिया, टू के साथ प्लीज, ये तो पता होगा ना, टू के साथ में हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे टू प्लीज आ गई तो हो गया नहीं। ही टोल्ड मी टू नॉट टू, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ही बैग्ड दैट आई शुड नॉट क्राई, ही बैग्ड मी नॉट टू क्राई। देखो पहली बात तो यहाँ पे आई तब आता जब मैं यहाँ पे मी लिख देता, और ये ऑप्शन भी सेंटेंस सही हो जाता, ही बेग्ड दैट आई शुड नॉट क्राई, उसने मुझसे प्रार्थना की कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, ये ऑप्शन बन जाता, बशर्ते ये वाला ऑप्शन नहीं होता। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आप फर्स्ट के थ्रू चले जाते। तो यहाँ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव को इंपेरेटिव के फॉर्मेट में चेंज करो सबसे पहले। तो ऑप्शन यहाँ पर इससे भी बेहतर कौन सा है, ये वाला, ही बैग्ड मी नॉट टू क्राई, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट आ गया, प्लीज को हम खा जाएंगे क्योंकि हमने बैग्ड वर्ड दे दिया है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी, ही बैग्ड मी नॉट टू क्राई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ इत्तेफाक से ये ऑप्शन ही नहीं होता, तब हम पहले के थ्रू भी जा सकते थे, फर्स्ट सेंटेंस भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता था अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है। चलो एक और देखो ऐसी, कॉनोइजियर, इसकी देखो, इस वर्ड को देखो ध्यान से, इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है करेक्शन में। तो डबल N डबल S,
CONNO, ये ध्यान रखना स्पेलिंग, CONNOISSEUR, कॉनोइजियर। कॉनोइजियर का मतलब होता है किसी चीज की परख रखने वाला, पारखी, जिसे किसी की कद्र होती है। एक ऐसा आदमी जिसे कद्र है चीजों की, कि कहाँ खाना अच्छा मिलता है, कहाँ पर टीचिंग अच्छी होती है, कहाँ टीचर्स अच्छे मिल सकते हैं, कहाँ मेरी एजुकेशन अच्छी हो सकती है। जैसे श्योर 60 गुरुकुल में स्टूडेंट्स आते हैं कई बार, तो वो क्या है, वो कॉनोइजियर होते हैं। वो क्या है, परख रखते हैं किस चीज़ की, कि हम कहाँ बेहतर पढ़ सकते हैं, वो कॉनोइजियर होता है। ठीक है। एक बच्चा सड़क पे बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चा आवारागर्दी में घूम रहा है, एक बच्चा पेरेंट्स के पैसे लेके बर्बाद कर रहा है, एक बच्चा यहाँ पे आके पढ़ रहा है, 6 6 7 7 10 10 घंटे पढ़ रहा है। वो क्या है, कॉनोइजियर है। कॉनोइजियर क्या होता है, पारखी। तो पारखी का क्या पूछ रहा है भाई, देखो सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। डिसीव, डिसीव तो धोखा होता है, धोखा तो पारखी के सेंस में जाएगा ही नहीं। अनसिविलाइज्ड या असभ्य होता है, तो इसकी भी सेंस नहीं जाएगी। असभ्य, असभ्य की कोई सेंस नहीं बनेगी। डिसर्निंग जज, डिसर्निंग जज होता है जो किसी चीज का जजमेंट कर लेता है। और नैरो माइंडेड होता है छोटी सोच वाला आदमी। तो सी ऑप्शन चला जाएगा। कॉन्वेजर का क्या जाएगा, सी, यानी कि डिसर्निंग जज, एक ऐसा आदमी जो किसी चीज को अच्छे से जज कर लेता है, उसे बोलते हैं डिसर्निंग जज। चलो आगे देखो। वॉइस चेंज करना है, वॉइस में हमेशा बताता हूँ इसमें भी ट्रिक होती है। वॉइसेस में हमेशा सेंटेंस की वर्ब पे ध्यान दीजिए। देखो क्या लिखा, मे बी हेल्प्ड, मिल गई वर्ब। जो वर्ब है आप उसके फॉर्मेट को नहीं बदल सकते। मे लिखा है तो यहाँ क्या करते, कैन कर दिया, नहीं आ सकता। यहाँ मे है, यहाँ भी मे है, यहाँ ऑट टू है, ये भी नहीं आ सकता। ठीक है। अब देखो बी हेल्प पैसिव वॉइस में लिखा है, हमें लिखना है एक्टिव वॉइस बनाना है। उसमें लिखा मे इवन हेल्प, इसमें लिखा मे हेल्प। समझ गए ध्यान से। अब ये देखो, मे इवन हेल्प, मे हेल्प। अब इवन लिखा किसके साथ है, इवन बाय एन आंट, आंट के साथ लिखा हुआ है ना इवन। तो आपके सेंटेंस में इवन जो जाएगा वो आंट के साथ ही जाएगा, ना कि वो हेल्प से पहले जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत होगा, तो सही बनेगा इवन एन आंट मे हेल्प एन एलिफेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कि जो चीज जहां लिखी है उसे सेंटेंस में उसी के साथ फॉलो करना है। ये जो इवन लिखा है ये आंट के साथ लिखा है, इसलिए यहां भी इवन जो रहेगा वो आंट के साथ ही रहेगा। कभी कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। बड़े इजी पॉइंट्स होते हैं, ट्रिक्स करते चलो क्वेश्चंस को हो जाता है। नेक्स्ट देखिए। ये आपका जंबल सेंटेंस है। जंबल सेंटेंस के लिए क्या करना है, कुछ में सेंस निकालनी पड़ेगी, कुछ में ग्रामर काम करती है। जैसे उसने बोला व्हेन वी हैव सीन दैट, जब हमने देखा कि, क्या देखा, जब। व्हेन एक कंजंक्शन बन गया यहाँ पे, और कंजंक्शन के बाद मुझे चाहिए सेंटेंस में सब्जेक्ट। अब देखो थिंक सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए एक्स से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ऑक्यूपाई भी सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, यहां से भी शुरू नहीं होगा। तो वाई से ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब ये लगा वी, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा वी, तो जेड से आपका सेंटेंस शुरू हो जाएगा। अब जेड से ये भी है और जेड से ये भी है। क्लियर। अब और देखते हैं। वी डिनाई, व्हेन वी डिनाई, जब हम मना नकार देते हैं, हमने अक्सर देखा है कि जब हम नकार देते हैं कि जो मानसिक कल्पना है, हमारा जो मेंटल इमेज है, वो कर सकते। कैन एक मॉडल है, कैन के साथ क्या चाहिए मुझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, ये भी है और ये भी है। अब देखो इमेजिन कैन थिंक ऑफ। अब देखो मेंटल इमेजिन कैन थिंक। अब मानसिक क्षमता सोच थोड़ी सकती है, इमेज थोड़ी सोचेगी। इमेज तो किसी चीज को ऑक्यूपाई तो कर सकती है, देखो इमेज भर सकते हैं किसी को, इमेज सोच नहीं सकती है। तो यहाँ पर जेड के बाद कौन करेक्ट होगा, वाई, और जेड के बाद वाई है डी ऑप्शन में। यही ऑप्शन जाएगा, बाकी सरदर्दी नहीं है। तो वी नीड नॉट ऑक्यूपाई एनी पोर्शन ऑफ, वी नीड के, सॉरी सॉरी, मेंटल इमेज कैन ऑक्यूपाई, एक मानसिक जो इमेज है वो ऑक्यूपाई कर सकती है स्पेस के किसी भी अंश को। और हमें जरूरत नहीं है ये सोचने की कि ये अंश जो भी है हमारी एनर्जी, हमारे पॉइंट को कम करेगा और संकुचित हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है इसके सेंस निकालने की भी। तो कैन, कैन के बाद ऑक्यूपाई, जेड के बाद वाई। तो समझ गए मैंने क्या कहा भाई, इमेज सोच तो नहीं सकते ना, इमेज क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं। इडियम देखो, मेली माउथ्ड। देखो मेली माउथ्ड जो होता है ये ऐसा आदमी होता है जिससे बोलते हैं बहुत ही मधुर भाषी। एक इडियम होता है इंग्लिश में, ये बहुत ही प्यार भरी बात बोलने वाला, बहुत विनम्रता से बात करने वाले को बोलते हैं मधुर भाषी, मेली माउथ्ड। सॉफ्ट स्पोकन इसे बोलते हैं। अब देखो इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड कौन होता है, गुस्सैल। एक ऐसा आदमी जो बहुत गुस्से में रहता है, तो गलत हो जाएगा। एंथुसियास्टिक, ये उत्साह से भरा हुआ होता है, ये उत्साह, उत्साह से भरा होता है, ये भी सही नहीं जाएगा। डिप्रेस्ड, ये निराश होता है, ये भी नहीं जाएगा। तो वर्ड क्या जाएगा, सॉफ्ट स्पोकन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सॉफ्ट स्पोकन, मधुर भाषी। तो मेली माउथ का सही वर्ड क्या जाएगा, सॉफ्ट स्पोकन, मधुर भाषी। और देखो सेंटेंस आगे चाहिए।
इनकरेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है, एंटरप्रेनर, ये बहुत पूछी जाती है स्पेलिंग, ध्यान रखना। एंटर की स्पेलिंग ENTER होती है, लेकिन यहाँ TRE आएगा। एंटरप्रेनर में ENTRE, PRENEUR, ये स्पेलिंग सही है भाई। रिम्यूनरेशन REMUNERA, ये भी सही है। अप्रेंटिस APPREN, ये भी सही है। सॉवरिन SOVERIE नहीं होता, REI होता है, सॉवरिन। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना यहाँ पे, ये गलत है। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, EI, सॉवरिन, सॉवरेनिटी। तो कौन सा वर्ड जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा ये। चलो नेक्स्ट आते हैं। चिलिका इज द लार्जेस्ट, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री आ गई। चिलिका सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज आ गया, इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। लगून होता है खारे पानी की झीलों को लगून बोला जाता है। अब देखो सुपरलेट डिग्री है, सुपरलेट डिग्री के साथ दा भी आता है, ये तो सही लिखा है। चिल्का, चिलिका के साथ सिंगुलर वर्ब लिखे, वो भी लिखा है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया, भाई करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर, कोई एरर नहीं है सेंटेंस के अंदर, ये जाएगा आपका नो एरर, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये ध्यान रखना भाई, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग कंफ्यूज ही नो एरर सेंटेंस में होगे। तो ग्रामर को सही से अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर सेंटेंस है। उसके लिए ग्रामर अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो नो एरर सेंटेंस सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसके लिए क्या करो, जैसे पिनाकल वगैरह कोई बुक है, उसकी एरर्स लगाने स्टार्ट कर दो। 1000 1500 जब आप एरर्स लगा लोगे अपने कंसेप्ट को पढ़ते हुए, पढ़ना जरूरी पड़ेगा, ये समझ लेना। अपने कंसेप्ट को पढ़ते जाओ और 1000 1500 एरर्स लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं। कंसेप्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दीजिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओ जितने लगा सकते हो, एरर्स लगाओ, मिसलिनियस एरर्स लगाओ। जब एरर्स पे एरर्स खेलते जाओगे तो एरर्स पे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, वहां से समझ में आ जाएगा नो एरर कैसे देखना है। ठीक है, और देखते हैं, फिलर करना है इसको। विंटर सीजन इज द, अब देखो द लिखा है, अब यहाँ मोर कूल, मोर कूलर, कूलेस्ट कूलर, ये समझ गए होगे। द के बाद कौन सी डिग्री आएगी भाई, सुपरलेटिव डिग्री आती है द के बाद में, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, द, ये वाली, इज द कूलेस्ट। तो ये बनेगा विंटर सीजन इज द कूलेस्ट इन इंडियन स्टेट। भारतीय राज्यों में जो सर्दी का मौसम होता है ये सबसे ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, इज द कूलेस्ट। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, मोर कूलर तो पॉसिबल नहीं होगा, द कभी कंपेरेटिव डिग्री के साथ आता नहीं है इस टाइप से, तो ऑप्शन का जाएगा कूलेस्ट। एक और देखते हैं, ये भी आपका QI उसमें है, आपका सेंटेंस रीऑर्डरिंग है, चेक करो। ऐसे सेंटेंस में हमेशा ऑप्शन की हेल्प लीजिए। पहला ऑप्शन P से, Q से, R से स्टार्ट हो रहा है, तो P से या Q से या R से, इसमें से जाएगा। आपने कहा बट ही, अब मुझे नहीं पता मैं ही किसको कह रहा हूं, आप समझो इस बात को। उसने कहा बट ही डिड नॉट नो, लेकिन उसे नहीं पता, उसे किसे पहले बताना पड़ेगा किसको नहीं पता, तो P वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्यों, में लिखा इट वॉज हिज फर्स्ट, अब फिर से हिज आ गया, ये उसकी पहली विजिट थी। किसकी पहली विजिट थी हमें नहीं पता है, तो क्यू से भी नहीं जाएगा। अब बचे आर से दो ऑप्शन। अब आर से यहाँ पे दो ऑप्शन बच जाते हैं। क्या लिखा, मोहनलाल से ट्रेन, किसकी ट्रेन भाई, मोहनलाल की ट्रेन वाज लेट, उसकी ट्रेन बड़ी लेट थी। तो नेचुरल सी बात है, किसकी बात चले, मोहनलाल की। ये ही भी मोहनलाल के लिए है, हिज भी मोहनलाल के लिए है, तो ये मोहनलाल की बात चल रही है, उसकी ट्रेन थी, लेट थी। एंड इट रीच्ड कोलकाता ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट, मोहनलाल की ट्रेन लेट थी और ये लगभग आधी रात के थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंची। तो आर से शुरू हो गया। अब हमें इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, आर के बाद है तो क्यू जा रहा है या आर के बाद एस जा रहा है, तो आर के बाद है तो क्यू या एस, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसने कहा कि मोहनलाल की ट्रेन जो थी वो लेट थी और वो थोड़ी देर बाद पहुंची वहां पर। अब उसने कहा कि ये उसकी पहली विजिट थी, अगर मैं क्यू के साथ जाता हूँ, उस शहर में पहली विजिट थी, कौन से शहर में, कोलकाता में, मैच हो रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, क्यू में तो ये लिखा है उसे पता ही नहीं था कहाँ जाना है, पहली बार कोलकाता पहुंचा था। ऐसे में लिखा उसने सोचा कि वो एक धर्मशाला में चला जाता है जहां पर उसे ज्यादा रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो भाई पहले तो इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे ना, आर के बाद किसको लेके जाएंगे, क्यू को। आर के बाद क्यू किस में है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब हमें पहले ही बताना पड़ेगा ना किसकी बात चल रही है वो, और फिर उसके बाद पहली विजिट थी, उसे नहीं पता था कहाँ जाना है। फिर उसने सोचा एक धर्मशाला में चला जाता हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे ढूंढे कैसे। ठीक है ना, तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो आर के बाद क्यू। और सेंटेंस देखते हैं, ये आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। द चेयर पर्सन अपॉइंटेड हर, देखो अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, ये रूल ध्यान रखना। अगर किसी को हमने इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, चूज किया है या अपॉइंट किया है,
या कॉल या नेम या थिंक, इनके बाद में सेंटेंस में एज नहीं आता है। तो जैसे आपने बोला ना, द चेयर पर्सन अपॉइंटेड हर एज ए, और अच्छा आर्टिकल भी नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ना एज आएगा ना आर्टिकल आएगा इनके साथ में। तो एज और ए दोनों हट जाएंगे, यहां से सिर्फ सेक्रेटरी रहेगा। ठीक है, द चेयर पर्सन अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट। अच्छा ये मत सोचना जी ये एज क्यों रहेगा, इस एज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि शी इज एफिशिएंट, क्योंकि वो कार्यकुशल थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एज आई एम वीक, क्योंकि मैं कमजोर हूं। आई टू लिफ्ट दिस हैवी बैग, मैं कमजोर हूं इसलिए इस हैवी बैग को उठाना मेरे लिए क्या है, लायक नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं इसको उठा सकूं। तो इसमें लिखा कैन नॉट बी एबल, इसमें लिखा कैन बी एबल। तो एक तो पॉइंट ध्यान रख लेना ध्यान से, कैन और कुड के साथ में बी एबल टू नहीं आएगा, और इसी सेंटेंस में विल और वुड के साथ में बी लाइकली टू नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, कैन और कुड के साथ क्या नहीं आएगा, एबल टू, और विल और वुड के साथ क्या नहीं आएगा, लाइकली टू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी एबल, ये भी गलत है, ये भी लिखा है कैन एबल, ये भी गलत है। अब ये तो बनेगा विल नॉट बी एबल्ड, अच्छा विल नॉट बी एबल्ड नहीं है, एबल एडजेक्टिव होता तो ऑप्शन जाएगा बी। विलवुड के साथ एबल आ सकता है, कैनकुड के साथ एबल नहीं आ सकता है, सुपरफ्लूस होता है, एबल मतलब काबिलियत। तो कैनकुड तो खुद किसी की काबिलियत को शो करता है, तो इसलिए कैनकुड के साथ एबल नहीं आ सकता, विलवुड के साथ आ सकता है, विल एबल टू, विल बी एबल टू, इस टाइप से आ सकता है। तो विल नॉट बी एबल टू, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए। रानी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, अब वो पूछ रहा है हैज कंप्लीटेड सही है या गलत है। अब यहाँ पे टाइम लिखा है लास्ट ईयर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए आप पढ़िए टेंसेस के चैप्टर को पढ़ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा दो ही सेंटेंस में आता है, या तो इंडेफिनिट में आएगा या ये कॉन्टिन्यूस में आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम या तो इंडेफिनिट में आता है, कॉन्टिन्यूस में आता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हैज कंप्लीटेड, तो देखो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा वाज कंप्लीटेड पैसिव वॉइस बन गया, इसमें तो रानी कंप्लीट हो गई। अब रानी कंप्लीट नहीं, रानी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ग्रेजुएशन तो रानी ने कंप्लीट किया ना, इसलिए एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये परफेक्ट है, ये तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए। इसे पास्ट इंडेफिनिट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर देखो पिछले साल का टाइम है, पिछले साल का टाइम है यानी कि पास्ट का टाइम है। अब पास्ट का पॉइंटेड टाइम होगा तो पास्ट का ही तो इंडेफिनिट बनाओगे ना, तो कंप्लीटेड यहाँ पे सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें तुम्हें हैज हटा देना है, ऑप्शन सिर्फ जाएगा रानी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। आगे देखते हैं। ए मैन हु डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, ये पूछ रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसका। एक ऐसा आदमी जिसमें काइंड मतलब विनम्रता, पोलाइटनेस, सिंपैथी, सहानुभूति, इस सब की कमी है, एक ऐसा आदमी जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, गुलिबल, क्रेडुलस, बोहेमियन, या फिर कैलस। कैलस का मतलब होता है ईर्ष्या से भरा हुआ आदमी, इसका पेट काला है, आपने सुना होगा ना कैलस, इसके पेट में कालापन भरा हुआ है। या ऐसा व्यक्ति जो कालापन होता है ना, मतलब ईर्ष्यालु झगड़ालू आदमी होता है, तो ये होता है कैलस। कैलस का मतलब आप समझ सकते हैं निर्दयी, ये तो निर्दयी आदमी होता है। गुलीबल का मतलब होता है भोला भाला, एक भोला आदमी होता है गुलीबल, आसानी से उसे बेवकूफ बना सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं, गुलीबल होते हैं। अच्छा गुलीबल और क्रेडुलस लगभग एक से मीनिंग होते हैं। क्रेडुलस भी होता है जिसे आपने कुछ भी कह दिया वो तुरंत मान लेगा, आपकी सभी बातें मान लेने वाला क्या होता है, क्रेडुलस होता है। और बोहेमियन होता है एक व्यक्ति जो अनकन्वेंशनल स्टाइल जीता है, कंजरों का जीवन जिएगा, ये मार कटाई ऐसी, मतलब वो बहुत ही सैद्धांतिक जीवन नहीं जीता है। ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति, ये तो बेपरवाह लापरवाह टाइप का है, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ऑप्शन जाएगा कैलस। एक आदमी जिसमें सिंपैथी नहीं है, फीलिंग नहीं है, दया नहीं है, उसे बोलते हैं कैलस। और चेक करते हैं आगे ये, हाँ नरेशन आ गया। हमेशा बताता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब चेक कर लो, रवि, शी आस्क्ड रवि, तो देखो क्या लिखा, शी आस्क्ड रवि, शी आस्क्स, यहाँ पे आस्क्स कर दिया, क्या लिखा आस्क्ड, तो ये तो नहीं हो सकता। शी आस्क्स, ये भी नहीं हो सकता। बचे आपके पास दो ऑप्शन, ए और बी। अब इसमें लिखा वॉट, इसमें भी लिखा वॉट, इसमें लिखा इज, इसमें लिखा वॉज, जब ये पास्ट है तो ये भी तो पास्ट होगा ना, तो नेचुरल सी बात ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी, खत्म बात। नरेशन की तो बहुत आसानी से ट्रिक होती है, इसमें सरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है। तो वॉट इज नहीं होगा, वॉट वॉज होगा। आगे चलते हैं, क्लॉज टेस्ट है भाई, ध्यान से देखो।
क्लॉज टेस्ट पढ़ना पड़ता है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। लिटरेचर इज ए थ्रू विच। अब लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य जो होता है वो एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने आइडियाज को कन्वे कर सकता है टुवर्ड्स, किसी की तरफ अपनी बातों को कह सकता है, और वो प्रोटेस्ट कर सकता है डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। समाज के अलग अलग सिद्धांतों या लोगों के खिलाफ में वो अपनी बातों को कह भी सकता है और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकता है। तो लिटरेचर इज ए, लिटरेचर क्या बना, एक माध्यम बन गया। लिटरेचर क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई आदमी क्या कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, या फिर वो क्या प्रोटेस्ट कर सकता है, डिफरेंट नॉर्म्स। अब प्रोटेस्ट क्या होता है, प्रोटेस्ट हमेशा किसके खिलाफ किया जाएगा, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट फॉर, प्रोटेस्ट ऑफ, प्रोटेस्ट इन। देखो प्रोटेस्ट फॉर का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड करना, ध्यान रखना, प्रोटेस्ट फॉर क्या है, डिमांड करना। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट होता है कंप्लेन करना, जब हम किसी आदमी से कंप्लेंट करते हैं तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट। जैसे छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नौकरियों के लिए प्रदर्शन किया, तो जिस चीज के लिए प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट फॉर। और किसके खिलाफ प्रदर्शन किया, गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, लिटरेचर एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति अपने विचारों को बता सकता है और प्रोटेस्ट कर सकता है समाज के अलग अलग नॉर्म्स के खिलाफ। तो यहाँ पे सही वर्ड क्या जाएगा, अगेंस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, द वर्ड्स, वे शब्द दैट डील विद ए इश्यू, वे शब्द जो किसी मुद्दे से संबंधित होते हैं। अब कैसा मुद्दा होना चाहिए, देखो, ब्रॉड इश्यू, इनसेंसिटिव इश्यू, इकोनॉमिकल इश्यू, या मॉरल इश्यू। वैसे यहाँ पे जो सही वर्ड होना चाहिए था, सोशल इश्यू होना चाहिए था। एक सोशल इश्यू यहाँ पे सही वर्ड होता, पर वो ऑप्शन में नहीं है। तो शब्द जो एक संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, ब्रॉड मतलब विस्तृत, इनसेंसिटिव मतलब बेहुदे, इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चीला, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्चीला। तो कम खर्चीला इशू तो आएंगे ही नहीं, आप समझो ना इस बात को, कम खर्चीला इशू थोड़ी हो सकता है। तो वर्ड क्या जाएगा, मॉरल। मॉरल मतलब नैतिक। जो शब्द एक नैतिक मुद्दों से संबंधित होते हैं, ऑफ पर्टिकुलर, नहीं ये गलत है, ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर। जो शब्द एक नैतिक चीजों में जुड़े होते हैं, महत्वपूर्ण चीजों को लेकर, लिटरेचर में साहित्य के जो महत्वपूर्ण पर्टिकुलर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन इश्यू से संबंधित होता है, तो वो एक नैतिक, देखो क्या कह रहा है, द शब्द, द वर्ड्स, कौन से शब्द जो डील करते हैं एक नैतिक मुद्दे को, जो संबंधित होता है लिटरेचर के महत्व के लिए। नैतिक मुद्दे की सेंस आएगी, वो पर्टिकुलर विद ए पर्टिकुलर ये नहीं होगा। दे आर, अब आगे क्या कह रहे हैं, दे आर विद ए पर्टिकुलर पर्पज, दे आर। अब देखो यहाँ तो लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर को तो लिखा ही जाएगा ना, दे आर रिटन, लिटरेचर में लिखा जाता है दे आर रिटन विद ए पर्टिकुलर पर्पज, और वो एक विशेष मुद्दे को, विशेष उद्देश्य को लेके लिखे जाते हैं। और वो उद्देश्य कहाँ आएगा, पर्पज इन माइंड, दिमाग में तो आएगा, पर्पज इन माइंड। ठीक है, तो इसको आप कवर कीजिए एक बार ध्यान से। और श्योर 60 गुरुकुल के जितने भी चैनल्स हैं भाई, एक बार उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखा करें ध्यान से। और ऑफलाइन बैचेस के बारे में जानकारी ले लीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी जितने भी क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, जो भी चलते हैं, सभी यहाँ पे जितने भी आपके टीचर्स हैं या फैकल्टीज़ हैं या फिर ऑनर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे डेडिकेटेड हैं आपके साथ, और आपके सिलेक्शन तक आपके साथ हैं, कि आपका सिलेक्शन हो अच्छे से, जल्दी से जल्दी आपके पेरेंट्स के सपने पूरे हों। उसके लिए पढ़ते रहिए ध्यान से। गुरुकुल श्योर 60 आपके साथ है हर टाइप के लिए। आपकी जो भी मदद चाहिए, जैसे भी आपको कंटेंट चाहिए, जो भी पढ़ने के लिए चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। जितना टाइम आप मैक्सिमम चाहिए पढ़ने के लिए, वो सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। बाकी माहौल कैसा है ये आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बैचेस के लिए जो भी है, आपको बेहतर लगेगा। और यहाँ पे रिजल्ट जो है वो एक भरमार की तरह रिजल्ट यहाँ से निकलता है। ठीक है दोस्तों, कल मिलूंगा मैं नेक्स्ट QIP के साथ में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।